नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई निर्धारित मापदंडों के अनुसार रखी जाए। कई बार ये होता है कि उद्योगों की चिमनियाँ बहुत नीची होती हैं, तो आसपास उनसे जो धुआं निकलता है, ये निकलता है तो आसपास के क्षेत्रों में वो फैल जाता है और न केवल वायु प्रदूषण बल्कि अन्य प्रकार के प्रदूषणों को भी जन्म देता है। तो निर्धारित ऊंचाई की चिमनियाँ बनाई जाए, निश्चित निर्धारित मापदंड के अनुसार ही उनको रखा जाए। निर्धारित मापदंड के अनुसार चिमनियों पर ऐसी युक्तियां लगाई जाए कि वो उनसे निकलने वाले अधिकांश विषैले और विषाक्त पदार्थों को वहीं उपचारित कर दें। औद्योगिक बस्तियों में सघन वृक्षारोपण करके उन्हें हरित पट्टियों से घेरा जाए। जो औद्योगिक बस्तियां हैं उनमें सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चला जाए और उनके चारों ओर ग्रीन बेल्ट्स या हरी पट्टियां बनाई जाएं, जिससे कि इस प्रकार का प्रदूषण कम हो सके, वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा व अन्य जो कि जीवनदायिनी गैसें हैं उनकी मात्रा लगातार बनी रह सके। और जैसा कि आप जानते हैं, हरे क्षेत्र या पेड़ पौधे किसी भी क्षेत्र के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। अतः सघन वृक्षारोपण व हरी पट्टियों का विकास औद्योगिक क्षेत्र में करना अनिवार्य किया जाए। वाहनिक प्रदूषण पर नियंत्रण। वाहनों द्वारा जो प्रदूषण फैलता है वो भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है और इस प्रकार के वाहनिक प्रदूषण पर नियंत्रण होना भी वायु प्रदूषण के उपायों में से एक सबसे कारगर उपाय है। चलिए देखते हैं वाहनिक प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। विभिन्न वाहनों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाने वाला धुआं प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके नियंत्रण हेतु विभिन्न उपाय प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला, वाहनिक प्रदूषण में पुराने वाहनों का योगदान सर्वाधिक होता है। जो पुराने वाहन होते हैं, जो खराब हो चुके होते हैं, धीरे धीरे उनके इंजन का जो कार्य क्षमता है खत्म हो जाती है और जो पुराने मानक स्तरों के वाहन होते हैं उनमें प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। तो वर्तमान समय में ये देखा गया है जो कि पुराने वाहन हैं वो कि नए आधुनिक और नई तकनीकी से युक्त नए मानकों, पर्यावरण मानकों पर संचालित वाहनों की तुलना में ये पुराने वाहन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते, अतः इनके चलन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सड़क से हटने संबंधी उच्च न्यायालय का आदेश इस दिशा में एक आदर्श कार्यवाही है। दिल्ली के अंदर अब ये देखा गया है कि जो भी 15 साल से पुराने जो वाहन हो चुके हैं उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। ये वहाँ के उच्च न्यायालय का आदेश है, जो कि निसंदेह पर्यावरण प्रदूषण और ख़ास तौर से वायु प्रदूषण के लिए उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय और एक बहुत बड़ा कदम है। प्रदूषण नियंत्रण की समुचित प्रणाली रखने वाले वाहनों को ही पंजीकृत किया जाए ताकि प्रदूषण फैलाने वाले नए वाहन सड़कों पर नहीं आए। दिल्ली में नई कारों के पंजीकरण में प्रदूषण नियंत्रण के यूरो मानदंडों को लागू करना इसका उदाहरण है। वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर इस प्रकार के उदाहरण देखे जा रहे हैं कि वहाँ पर पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं लाया जा रहा है और नए उन्हीं वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है जो कि यूरो मानकों के अनुसार पर्यावरण को कम प्रदूषण फैला रहे हैं, वायु प्रदूषण कम फैलाते हैं। वाहनिक प्रदूषण में सबसे खतरनाक सीसा होता है, अतः वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली में सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध कराने के अच्छे परिणाम सामने आए। ये देखा गया है जो पुराने वाहनों के अंदर जब पेट्रोल डाला जाता था तो आपको याद होगा उसमें साथ में काट के ऑयल भी डाला जाता था और ये ऑयल के अंदर सीसा हुआ करता था। आजकल जो यूरो 4 के जो पेट्रोल आ रहे हैं, जो 4 स्ट्रोक इंजन आ रहे हैं, खासतौर से मैं 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूंगा। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर बिना ऑयल युक्त अर्थात बिना सीसा युक्त पेट्रोल डाला जाता है, जो कि पुराने 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कारगर है और पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में आज 2020 के अंदर यूरो मानक 6 लागू कर दिए गए हैं, जिसे हम BS6 के नाम से जानते हैं। इसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण के लिए 6ठे स्तर तक के मानकों का निर्धारण किया गया है, जिनमें वाहनों द्वारा प्रदूषण कम से कम फैलाया जा सके।
वाहन द्वारा उत्सर्जित धुएं में प्रदूषण के स्तर पर नियमित जांच की जानी चाहिए। वाहनों के अंदर लगातार ये जांच की जानी चाहिए कि वाहनों द्वारा जो धुआं उत्सर्जित किया जा रहा है वो किस स्तर तक प्रदूषण फैला सकता है, उसमें प्रदूषक तत्वों की कितनी मात्रा है, और इस प्रकार की जांच को लगातार सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य बनाया जाए और इसके लिए सख्त नियम बनाए जाएं कि सख्ती से इसे लागू किया जाए। जो वाहन इसका पालन नहीं करते उन्हें इसका जुर्माना भुगतना पड़े और सख्ती से उन वाहनों को सड़क पर चलने से रोका जाए। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करने वाले वाहनों को अनुदान प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाए, जैसे विद्युत वाहन, सौर ऊर्जा वाहन, प्राकृतिक गैस के वाहन, मीथेन आदि के वाहन। जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रोलियम ईंधन, जिसमें खास तौर से हम बात करेंगे पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों के विकल्प खोजे जाएं और ख़ास तौर से ऐसे वाहन जो कि चलने के लिए पेट्रोल व डीजल का उपयोग नहीं करते, उस प्रकार के वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, अनुदान दिया जाए, अर्थात सब्सिडी दी जाए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो कि विद्युत से चलने वाले इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उनकी रेट में सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, ताकि लोग उसे खरीदें बनिस्पत की उसकी तुलना में जीवाश्म ईंधन या पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में। दिल्ली में सीएनजी आधारित बसें चलाई जा रही हैं, जिसके परिणाम उत्साहजनक हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एक प्राकृतिक गैस होती है जो कि उच्च स्तर पर कंप्रेस्ड की जाती है। उसके आधार पर जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके अंदर डीजल वाहनों की तुलना में, पेट्रोल वाहनों की तुलना में जो उत्सर्जन होता है, जो विषैले और हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, वो कम मात्रा में होता है। वाहन चालकों को विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा वाहनों के समुचित रखरखाव की जानकारी दी जाए, जैसे इंजन भलीभांति ट्यून किया जाना, क्लच का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, वाहन खड़ा होने पर बंद करना आदि। इस प्रकार के उपाय वाहन चालकों को बताया जाए, जिससे कि वो लगातार वाहनों को संचालित करते समय उपयोग में लाएं और प्रदूषण को कम कर सकें। नगर नियोजकों को मार्गों का डिजाइन इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि नगरों में यातायात अवरुद्ध होने की समस्या ना हो। नगरों का जब प्लानिंग की जाती है, उसका नियोजन किया जाता है, तो इस प्रकार से मार्ग बनाए जाएं इसके वहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या कम से कम हो। इस प्रकार से नगरों को नियोजित किया जाना चाहिए। नगरों के पुराने व संकरे मार्गों को चौड़ा करके तथा एक दिशा में यातायात प्रवाह व्यवस्था लागू करके यातायात अवरोध को कम किया जा सकता है। दावाग्नि तथा वनों की कटाई पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय करने के साथ ही पर्याप्त वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए। दावाग्नि आप समझते हैं, जब वनों के अंदर आग लग जाती है तो उसे दावाग्नि कहते हैं। वनों की कटाई पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए व पर्याप्त स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। घरों में परंपरागत ईंधन लकड़ी, कोयला, गोबर, मिट्टी का तेल आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि वैकल्पिक स्रोतों उपलब्ध कराने चाहिए तथा इनके प्रचलन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो परंपरागत ईंधन हैं आगे पीछे चलकर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने तक ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत चूल्हों का प्रयोग किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। रसोई घरों में दमघोटू वातावरण से मुक्ति के लिए स्वतंत्र वायु प्रवाह हेतु पर्याप्त संख्या में खिड़कियां, रोशनदान, धुआं कस आदि बनाया जाए। अब कई बार क्या होता है, रसोई घर के अंदर वातावरण ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे दम घुटने लग जाता है। उस दम घोटू वातावरण से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार के रसोई घरों का निर्माण किया जाना चाहिए, जहाँ पर पर्याप्त संख्या में खिड़कियाँ हों ताकि वहाँ पर आसानी से वेंटिलेशन देखा जा सके, ताकि वहाँ पर बाहर की जो स्वच्छ वायु है अंदर आ सके। रोशनदान होने चाहिए, धुआं कस होना चाहिए, अर्थात रसोई घरों से धुआं सीधा बाहर की ओर निकल जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का सीमित व सुरक्षित प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का सीमित व सुरक्षित उपयोग हो, क्योंकि आप देखते हैं रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक वायु में मिलकर भयंकर स्तर पर, एक बहुत बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
विभिन्न देशों में अप्रयुक्त व बेकार हो चुके कीटनाशी रसायन भंडारों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाना चाहिए। कई बार कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशकों के भंडार पड़े हुए हैं, वो बेकार हो चुके हैं, अप्रयुक्त हो चुके हैं, उनका सही तरह से निपटारा नहीं हो पा रहा। कई गरीब अफ्रीकी देश ऐसे हैं, एशियाई देश ऐसे हैं जिनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो इस प्रकार से बेकार पड़े हो चुके बहुत ही घातक कीटनाशक रासायनिक भंडारों का निस्तारण कर सकें। अतः विश्व स्तर पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इनके निस्तारण हेतु आर्थिक अनुदान भी दिया जाना चाहिए व इसकी प्रौद्योगिकी भी दी जानी चाहिए कि इन रासायनिक कीटनाशकों को कैसे नष्ट किया जाए। बस्तियों के कूड़ा करकट, सड़ी गली वस्तुओं, मृत जानवरों आदि को इधर उधर न डालकर बस्ती के बाहर किसी गड्ढे में डाल देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो आसपास जानवर मर जाते हैं उसे मुक्त रूप में इधर उधर डाल दिया जाता है, जो कि सड़ता है, बदबू फैलाता है और वायु प्रदूषण को जन्म देता है। उसे इधर उधर फेंकने के बजाय कहीं गड्ढा खोदकर या उसे जलाकर, खास तौर से जलाने से भी वायु प्रदूषण फैलता है, तो खास तौर से गड्ढा खोदकर उसे कहीं गाड़ देना चाहिए। गंदे नाले की नियमित सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं लगातार गंदा नाला होता है तो उसके अंदर से विभिन्न प्रकार की दुर्गंध निकलती है, गैसें निकलती हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है। अतः नालों की लगातार सफाई की जानी चाहिए और इसकी नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों में विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अब क्या होता है उद्योगों के अंदर और विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में, जैसे कि हमने देखा था भारत के अंदर जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें से बहुत ज़्यादा प्रतिशत ऐसा है जहाँ पे ताप विद्युत गृहों द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है और ताप विद्युत गृहों में ऊर्जा हेतु उनको टरबाइन को चलाने हेतु वहाँ पर ख़ास तौर से कोयले का प्रयोग किया जाता है और कोयला दहन से विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में पहुंचकर प्रदूषण को फैलाती हैं और कई प्रकार के इसके दहन से जो धुआं निकलता है, धुएं में विभिन्न प्रकार के ऐसे स्रोत होते हैं जो कि राख खास तौर से वायु प्रदूषण को बड़े स्तर पर फैलाती है। तो इनके स्थान पर यहाँ पे ऐसी ऊर्जा का उपयोग किया जाए जैसे जल विद्युत उद्योगों के अंदर कई प्रकार के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात परंपरागत ईंधन स्रोतों से दूर हटकर अब हमें अपरंपरागत या नवीकरणीय ईंधन स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए। ताप बिजली घरों में उत्तम किस्म तथा कम प्रदूषण छोड़ने वाले कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोयले को जलाने पे भी ये निर्भर करता है कि कोयला कितना प्रदूषण करेगा। यदि वो उच्च क्वालिटी का कोयला है तो वो अच्छे से जल जाएगा और यदि वो निम्न क्वालिटी का कोयला है तो उसके जलने के अंदर कई प्रकार की विषैली गैसें निकलेंगी, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा। तो अच्छे कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिए ताप विद्युत गृहों में। परमाणु बिजली घरों में रेडियोधर्मी विकिरणों के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर तुरंत बंद कर देना चाहिए। परमाणु बिजली घर होते हैं, जैसा कि हमने देखा था 1986 के अंदर जो घटना चेरनोबिल में हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसके दुष्परिणाम आज भी देखे जा रहे हैं। अतः परमाणु बिजली घरों के अंदर जो ये रेडियोधर्मी तत्व हैं इनके रखरखाव की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पर इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त तैयारी की जानी चाहिए। साथ ही परमाणु परीक्षणों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रतिबंध व बेकार हो चुके रसायनों तथा घटिया स्तर की प्रौद्योगिकी दी जाने पर गरीब देशों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई बार विदेशी बड़े विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो प्रतिबंधित या बेकार पड़े हुए रसायन होते हैं, घटिया स्तर की जो टेक्नोलॉजी होती है उससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं और या तो ये दान के रूप में फ्री में गरीब राष्ट्रों को या बहुत ही कम मूल्य पर गरीब राष्ट्रों को बेचकर स्वयं इससे मुक्ति पा लेते हैं और बदले में गरीब राष्ट्र इसमें फंस जाते हैं। अतः गरीब राष्ट्रों को चाहिए और विकासशील राष्ट्रों को चाहिए कि वो इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को ना लें, इस प्रकार के पड़े हुए रसायनों को फ्री में ना लें, क्योंकि बाद में ये उनके लिए अत्यधिक हानिकारक व घातक सिद्ध होंगे। आबादी क्षेत्रों में घातक व ज्वलनशील रसायनों के भंडार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो आबादी क्षेत्र है वहाँ पर घातक व ज्वलनशील रसायन होते हैं, इनके भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। औद्योगिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उद्योगों के सुरक्षा प्रबंधों की नियमित जांच की जानी चाहिए। औद्योगिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए उद्योगों के जो सुरक्षा प्रबंध होते हैं
उनकी नियमित जांच की जाए, वहाँ जो कमी हो उसको पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की औद्योगिक दुर्घटना से बचा जा सके। जैसा कि आप भोपाल गैस कांड के अंदर देखते हैं, वहाँ पर कितनी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणाम आज भी देखे जा सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण व निवारण के संबंध में जन सामान्य को अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए वहां पर जन सहभागिता और जन सहयोग बहुत आवश्यक है। अतः वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को जन सामान्य को बताते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए इन उपायों को उचित माध्यम से उनके बीच में प्रचारित व प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण व निवारण संबंधी उपायों को आसानी से व प्रभावकारी ढंग से लागू व निष्पादित किया जा सके। वायु प्रदूषण औद्योगिक व तकनीकी विकास का परिणाम है, अतः इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु औद्योगिक व तकनीकी आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो वायु प्रदूषण दिख रहा है, खास तौर से जो हमने औद्योगिक तकनीकी का विकास किया है, जो प्रौद्योगिकी का विकास किया है, खास तौर से ये वायु प्रदूषण उसी के कारण देखने को नज़र आ रहा है। अतः इस वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ेगा और इस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की जाए कि वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उन्नत तकनीक के विकास हेतु शोध कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के लिए किस प्रकार की उन्नत तकनीक हो, किस प्रकार की तकनीकों द्वारा वर्तमान में हो रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए, इसके लिए पर्याप्त शोध कार्य होना चाहिए। समय समय पर शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु अच्छी से अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जा सके, अच्छी से अच्छी तकनीकों को सामने लाया जा सके। और ये सारा काम शोध कार्य से और क्षेत्र विशेष के ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करने से ही हो सकता है, जब हमें उसके कारण का पता होगा। इस संबंध में जैव प्रौद्योगिकी काफी उपयोगी हो सकती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को सख्त किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इससे संबंधित जो भी कानून हैं उन्हें सख्त किया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से उन्हें लागू किया जाना चाहिए। असाइनमेंट, ये असाइनमेंट वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण को हमने कुल मिलाकर 8 वीडियो के अंदर पढ़ा और उनके नोट्स भी शेयर किए। ये दोनों प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न में आपको वायु प्रदूषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख स्रोतों एवं प्रदूषकों का वर्णन करना है, और दूसरे प्रश्न में वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए नियंत्रण के उपाय सुझाने हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हेतु आपको अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्दों की दी गई है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्द ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।